बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा हमारी चल रही है स्वदेश का बजट। आज बजट जिस तरीके से पेश किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट हमारे और आपके सामने रखा। बहुत सारी चीजों पर फोकस किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ही फोकस हुआ है। स्वास्थ्य के लिए करोड़ों का बजट जो है वो सामने आया है। इसके साथ ही कोविड वैक्सीन को लेकर करीब 35,000 रुपए करोड़ जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़, किसानों के लिए बात की गई है कि उनको लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। और एक उम्मीद जागी है कि इसके बाद क्या जो आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो जाएगा, स्थितियां ठीक हो जाएंगी। निश्चित तौर पर किसानों पर और कृषि पर बात की गई है, तो उस आंदोलन से जोड़कर इसे देखा जा सकता है। बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, इसको लेकर करोड़ों रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। हाईवे की बात की जाए या फिर बंगाल की बात करें तो 25,000 करोड़ का एक बजट सामने रखा है। उसके विकास के लिए सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है। एसटी छात्रों को स्कॉलरशिप बढ़ाने पहले भी थी, कुछ दायरा बढ़ाया गया है इसमें भी। और आपको बता दें कि बहुत सारी चीजें हैं। इनकम टैक्स में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। तो कुल मिला के बहुत सारी चीजें आज बजट में रखी गई हैं। आम जनता को इससे कितना फायदा मिलेगा, और ये बजट क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला बजट है, तो उसके बाद आर्थिक दृष्टि से देखें तो कितना अच्छा माना जाए और कितना इंप्लीमेंट इसका होगा। जो करोड़ों के बजट सामने रखे गए हैं, जनता को कितना फायदा, हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी नेता किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं। किशन जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आलोक सिंघई जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आलोक जी आपसे करना चाहती हूं। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते अभी तक के हम बातों को देखें, पॉइंट्स देखें, वो मुख्य बिंदु जिन पर पूरा फोकस किया गया है, कैसा बजट माने और कितना इसका आगे फायदा मिल पाएगा? बिल्कुल राखी जी, जिस तरीके से देश में डिमांड उठ रही थी, जो सवाल खड़े हो रहे थे, किसान आंदोलन चल रहा था, तो सरकार ने किसान आंदोलन के पक्ष को लेकर सकारात्मक नजरिया प्रस्तुत किया है। एमएसपी पे जिस तरीके से करीब 1.5 गुना ज़्यादा देने का वादा किया गया है, और जो प्रावधान किए गए हैं वो निश्चित रूप से किसान आंदोलन को भी शांत करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि इसके साथ में इसकी एक कीमत भी देश के आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। जिस तरीके किसान आंदोलन दबाव वाला आंदोलन था, किसानों के को लेते हुए गलत भाव को प्रचारित किया गया था कि एमएसपी बंद कर दी जा रही है। सरकार ने वो भी बंद नहीं की, वो भी बढ़ा दी, लेकिन साथ में पेट्रोल पे और डीजल पे सेस बढ़ा दिया है। मतलब किसान के लिए जो पैसा दिया जाएगा, जो राशि खर्च की जाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से जो राशि इकट्ठी की जाएगी और सरकार अपना हिस्सा देगी, वो सारी चीज़ों की कीमत जो है जनता को भी चुकानी पड़ रही है। लंबे समय से किसानों को जो गुमराह किया गया था, उसकी सजा आम जनता को भुगतना पड़ रही है पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा देने के कारण। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बजट, यदि आपने देश में कोई एक बात फ्लोट की है तो बजट में वो परिलक्षित होती है। और वही देखने में, अब जैसे कोरोना को लेके जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत थी, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 134% बजट बढ़ा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है देश की ज़रूरतों को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। और हमें लगता है कि ये बजट निश्चित रूप से कुछ लोगों को बड़ा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि आमतौर पे बजट में ये किया जाता था कि ये सौगात दी गई है, ये ट्रेन शुरू कर दी है, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं देखने मिल रही इस बजट में। तो ये इकोनॉमिक आधार पे बना हुआ बजट है, जो देश की इकोनॉमिक आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए बनाया गया है। निश्चित रूप से ये कड़वा लग सकता है, लेकिन इसका लाभ निश्चित रूप से देश की जनता को मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक है। किशन जी, अभी तक की बातों को देखें, पॉइंट्स को देखें, बहुत सारी बातें रखी गई हैं। स्वास्थ्य को लेकर 2,38,000 करोड़ रुपए की बात की गई है, और योजनाओं को लेकर अलग से 64,180 करोड़ की बात की गई है। हम स्वास्थ्य से हटके शिक्षा तक आए, शिक्षा से लेके हम किसानों तक आए, बहुत सारी बातों का समावेश तो किया गया है। लेकिन बहुत सारी बातें, क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ 2-3 सवाल जो आए थे, मुझे लगता है उसका बेहतर जवाब भी दे पाएंगे कि जितना भी बजट आता है, जो राशि है, वो एक तय समय सीमा में पूरी खर्च हो जानी चाहिए। पिछले बार के भी हम आंकड़े देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो यदि हम बजट में कितने भी करोड़ों लाते हैं, यदि 1,000 करोड़ रुपए, तो उनका इंप्लीमेंटेशन हो जाए, प्रॉपर उनका खर्चा हो उस विभाग के लिए, उन चीजों के लिए जिनके लिए, उन योजनाओं के लिए, ताकि उसका विकास सही तरीके से हो। ऐसा क्यों होता है? राखी जी, बजट के संबंध में यूटिलाइजेशन समय सर्टिफिकेट भी सरकार समय समय पर लेती है संबंधित विभाग से, और
अलग अलग चरण में उस राशि का उपयोग का भी ब्यौरा संबंधित विभाग को, सरकार को उपलब्ध कराना पड़ता है। मॉनिटरिंग कई लेवल पर अब बहुत अच्छे से हो चुकी है और निरंतर मॉनिटरिंग और बढ़ाई जा रही है। पैसे का यूटिलाइजेशन इतना अच्छा होने लगा है कि जिस योजना के लिए पैसा तय किया गया अब उस पर दिखता भी है खर्च होता हुआ। ये सरकार की नीतियों के कारण बदलाव दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि बजट में हर वर्ग के लोगों को लाभ देने का प्रयास किया गया है। सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, आदिवासी स्कूल खोले जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा बजट रखा हुआ है, स्वास्थ्य के लिए 135% वृद्धि की गई है, क्योंकि सबसे बड़ा धन स्वस्थ रहना ही है, मैं समझता हूं। और भारत का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए सरकार ने बजट पे जितनी उदारता से पैसा रखा है, निश्चित रूप से देश के लोगों को धन्यवाद भी देना चाहिए, इस बजट का स्वागत भी करना चाहिए और स्वागत कर भी रहे। हर वर्ग इस बजट का स्वागत कर रहा है। मंडियों की बात है तो 1000 मंडियां नई खोली जाएंगी, एमएसपी 1.5 बढ़ा दिया गया है। तो ये सारे भ्रम जो कांग्रेस ने लगातार जनता के बीच फैलाने के प्रयास किए थे, इस बजट में वो तो दूर होते ही हैं और एक बुलंद भारत की तस्वीर हम सबके सामने आती है। बिल्कुल ठीक है। आनंद तारण जी, क्या लगता है आज के बजट पे अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले? देखिए, बजट तो लुभावना है, लेकिन कहाँ है जनता है, कहाँ हमारे जो बेरोजगार हो गए हैं उनकी बात है, कहाँ गरीब कृषक मजदूरों की बात है, कहाँ नौजवानों की बात है। जो नौजवानों को 6 साल पहले मोदी जी ने बोला था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, उसकी कहीं बात नहीं है। मतलब किस तरह का है? ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हमने देखा, लेकिन हमने भोपाल में ही देखा कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी कर दी हमीदिया हॉस्पिटल में, स्वागत योग्य, लेकिन उनका रखरखाव, उनका मेंटेनेंस, उनमें डॉक्टर नहीं, उनमें दवाइयाँ नहीं, उनमें इक्विपमेंट नहीं। अगर हमारे पास मशीन है तो उनको चलाने वाले नहीं हैं, लिफ्ट लगी हैं कहीं कोई निकली रखी है। ये व्यवस्था कौन करेगा? ये भी तो सरकार का काम है। अगर हम जनता के पैसे का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, अच्छा फिर आ रहे हैं बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, अपन गुजरात से लोग आके बिल्डिंगें बना के खड़ी करके चले गए, जिनको जो लेना था कमीशन लेना था उन्होंने ले लिया, इसके बाद छुट्टी। मतलब ये सही होता था क्या? देखिए, जो बोल रहा है वो सुनिए आप, मैंने आपकी बात में डिस्टर्ब नहीं किया, चुपचाप सुन, आप सुन ले, चुपचाप सुन ले। आपके सामने, हमारे सामने छोड़ दीजिए, आप हमारे सामने तो हमने, अरे मुझे लगता है आप बोलो मैं उठ के चला जाता हूँ, आप बोल दो मैं उठ के चला जाता हूँ भाई। बजट पर हैं हम, प्लीज बजट पर बात करें। विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, विपक्ष को दबाना चाहते, ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है। कुछ भी बोलना तो सुनना सीखे आप, और यही आपने किसानों के साथ किया। किसानों को किस तरह से आपने बर्बाद किया है ये पूरे देश ने देखा है। आप किसानों के विकास की कहां बात कर रहे हैं? कौन से किसान की बात? अगर किसान के विकास की बात कर रहे हो तो क्यों किसान आज जमीन में बैठा 2.5 महीने से, क्यों 2.5 महीने से बैठा, और इसके बाद चुपचाप सुन नहीं पा रहे, चुपचाप सुन नहीं पा रहे, चुपचाप सुन नहीं पा रहे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है बजट पे बात कर रहे हैं, बजट पे बात करिए प्लीज। पक्ष विपक्ष की लड़ाई नहीं है बजट पर, क्या जनता को मिलेगा क्या नहीं होगा, प्लीज उसकी बात मैं उसी की बात कर रहा हूँ राखी जी, कि किस तरह से बजट पेश किया गया। 2014 में भी बजट आया था, 2014 के पहले भी जो बातें हुई थी, 2014 के पहले बोला था इनके एक साथी ने कि हम पेट्रोल 30 रुपए कर देंगे, लेकिन आज 100 रुपए पार हो रहा है पेट्रोल। तो कहां बजट को कहां ले आए हम क्या दे रहे हैं देश को? केवल बातों का जमा खर्च है भारतीय जनता पार्टी के पास, इसके अलावा कुछ नहीं। 6 साल में 7 साल होने वाले हैं, तो कहां ले जा रहे हैं हम देश को? आज चारों तरफ से देश में अराजकता का माहौल है, कहीं स्थिरता नहीं है, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, आम जनता परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे, और इसके बाद हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि अगर देश का बजट बनाए, लेकिन अगर बजट बनाए तो, और गांधी जी की अभी पुण्यतिथि थी 30 तारीख को, गांधी जी की पुण्यतिथि पे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे। प्रधानमंत्री जी अगर गांधी जी के आदर्शों पर चलना चाहते हैं तो कथनी करनी एक रखें। अच्छा आनंद जी, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर आपको नाराजगी है कि ये सारी चीजें नहीं रखी गई हैं बजट में? देखिए, किसानों के लिए कह रहे हैं कि हम लागत से 1.5 गुना देने का पूरा प्रयास करेंगे। पहले इन्होंने बोला था 2 गुना देंगे, पहले इन्होंने बोला था कि किसान को हम 2 गुना देंगे, अब 1.5 गुना की बात कर रहे हैं। किसान रोड पे खड़ा हुआ है, पूरे 2 महीने 2.5 महीने से परेशान है,
100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार को फुर्सत नहीं है, प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि उनसे चर्चा कर ले डायरेक्ट, इधर उधर लोगों को भेज रहे हैं। अरे भाई डायरेक्ट हमारा मुखिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री उनकी हैं। मांगे निश्चित- बता सकते हैं, अरे किसानों की मांगे क्या आनंद तरण की आप बता सकते हैं? मैं आपसे मैं इस आपके चैनल- प्रति उत्तरदायित्व नहीं नहीं, हूँ मैं तो भैया, मेरा चैनल पे जनता के पूछ रहा प्रति था। है, वही या तो जिस पूछ रहा चैनल सुनिए चलिए। मेरा उस चैनल के प्रति है। बोलिए राखी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सारी चीजों को रखा गया है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा असंतोष इसलिए भी लोगों में होता है क्योंकि सामने तो रख दिया जाता है कि हम इतने 1000 करोड़ का बजट लाएंगे, लेकिन उसका इंप्लीमेंट कितना हुआ, वो लोगों तक पहुंचा कि नहीं, उसका फायदा लोगों को मिला कि नहीं, ये सब बातें बहुत मुख्य रूप से जरूरी होती हैं, होना भी चाहिए और इसके लिए जागरूकता भी दिखाई जानी चाहिए। लेकिन एक मानसिकता देखिए पता चलती है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात की इंतजार जो बजट का होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी उस पर मंथन करती होगी कि जनता के लिए हम जो चीज ला रहे हैं उससे जनता कितनी खुश होगी, कितनी नाखुश होगी। उनको भी इस कोरोना काल के बाद बहुत सारी चीजें सोच के रखनी होंगी। आनंद जी, मैं ये बातें इसलिए कर रही हूं कि चाहे कांग्रेस शासनकाल में बजट कभी आया हो या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बजट आ रहा हो, वो सोच के विचार करके जनता के हित के लिए ही बनाते हैं। वो अलग बात है कि अब उसमें भ्रष्टाचार हो जाए, वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, वो प्रक्रिया से ना चले, ये हो सकता है, पर ये हम नहीं कह सकते कि जानबूझ के अपने फायदे के लिए बजट बनाते। राखी जी एक बात सुने जी, मुख्य प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जीएसटी आया, पूरे देश में लागू हुआ। जीएसटी को उन्होंने बोला था कि हम बिल्कुल सरल लगाएंगे, एक टैक्स लगाए, लेकिन किस तरह से 12 और 18 और दूसरे लगा दिए। दवाइयों पर 5% टैक्स लगता था, दवाइयों पे 12% और 18% टैक्स कर दिया। सरकार बहुत वाहवाही कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बहुत वाहवाही कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत रेवेन्यू आ रहा है। भैया रेवेन्यू आप जबान मतलब जनता की गर्दन काट के आप वसूल करते जाओ, जनता त्राहीमाम कर रही है, जनता के पास खाने के लिए नहीं, परेशान हो। और मिडिल क्लास का आदमी सबसे ज्यादा परेशान, व्यापारी, खुदरा व्यापारी और थोक व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान, क्योंकि आपने जो माल खड़े कर दिए, हर आदमी वहां से माल खरीदने लगा, तो व्यापार की हालत तो चौपट कर दी आपने। और दूसरा जीएसटी के कारण हमने बोला खाऊंगा ना खाने दूंगा। जीएसटी के कारण जो जीएसटी के अधिकारी जिस परिसर में जाते, जिस पार्टी के पास जाते, जितना टैक्स जीएसटी का वो वसूलते हैं उससे ज्यादा बिगर जीएसटी का वसूल कर लेते हैं। तो कहाँ है वो खाऊंगा ना खाने दूंगा। किस तरह से भ्रष्टाचार की जड़ें व्यापक होती जा रही। अच्छा, जो विदेश में हमारा काले धन था तो उन्होंने हम काला धन वापस लाएंगे, लेकिन हमने सब समाचार पत्रों में भी देखा, मीडिया में भी देखा कि काला धन स्विस बैंक में बेवड़ा हो गया। तो ये कौन सी नीति है, कौन सी मोदी जी की नीति है? हम मानते हैं चलो मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, सब कुछ, लेकिन जो आमली जामा पहनाया जा रहा है वहां तो चारों तरफ भ्रष्टाचार की बू आ रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, कहीं कोई कमी नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि बिगैर पैसे के हमारे खुद के काम नहीं होते। आज निश्चित रूप से चारों तरफ अराजकता है। और दूसरा एक बात और है, जो खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी ने की है मध्य प्रदेश में, न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश में उसका एक विपरीत असर ये हुआ है। मैं कांग्रेसी होने के नाते बात नहीं कर रहा, मैं एक आम जनता के नाते बोल रहा हूं कि इससे ये हुआ कि जो अधिकारी कर्मचारी है वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ता की नहीं मान रहे हैं। काम कुछ नहीं हो रहा है, जो उन्हें करना है वो मनमानी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमारे प्रदेश के मंत्री जी ने एक अधिकारी को निलंबन किया मंच से, क्योंकि अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं था, उनके पास नहीं आए। तो किस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में और देश में पनप रहा, बड़ी चलिए थोड़ा सा विषयांतर हो गया। जनहित में होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसका सम्मान करेगी, उसका स्वागत करेगी। चलिए ठीक है, एक बहुत छोटा सा सवाल मुझे आया है आलोक जी, जो अब तक के आंकड़े जितने भी हमको मिले थे, और उसमें से क्योंकि दीपक जी भी इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट हैं तो उन्होंने भी बताया था, पिछले वक्त की यदि हम बात करें तो करीब इस कोरोना काल का अभी तक का आंकड़ा निकाल कर देखें, पिछले वक्त की बात करें, करीब 12 करोड़ नौकरियां गई हैं। और इसकी भरपाई कैसे होगी उसके लिए कोई प्लान इस बजट में नहीं था। और देखिए, मैं बार बार बोल रही हूं, इस कोरोना काल से उभरने के बाद यदि बजट आ रहा है तो वो किन स्थितियों में आ रहा होगा, आर्थिक मार कितनी पड़ी थी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये सारी जो चीजें हैं उसकी भरपाई कहीं ना कहीं करनी होगी। उसके लिए एक प्लान मुझे लगता है सामने लाके रखना होगा, वरना इसको लेके विपक्ष भी हमेशा बहुत ज्यादा खिंचाई करते आया है। नौकरियां नहीं हैं, जो पहले गई उनका क्या हुआ, ये सब सारी चीजें। बिल्कुल राखी, नौकरियां तो गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोरोना ने जितना इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को चौपट किया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे किया है। और इसकी वजह से
कई चीज़ें बदलना पड़ रही हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये बजट को क्या कह रहा है। ये बजट कोई मोदी जी ने तो बनाया नहीं या निर्मला सीतारमण ने तो बनाया नहीं, ये भारत के इकोनॉमिस्ट की एक पैनल बनाती है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं और वस्तु स्थितियों पर विचार करने के बाद में कोई फैसला लिया जाता है, तब सरकार उसको उद्घोषित करती है। हमें फ्रंट फेस के रूप में भले मोदी दिख रहे हैं या निर्मला सीतारमण जी दिख रही हैं, लेकिन जो काम होता है जैसे समझना पड़ेगा हमें। एक काम किया कि गाड़ियों की उम्र जो है वो 15 साल रहेगी कमर्शियल वाहनों की और 20 साल रहेगी निजी वाहनों की, इसके बाद में वो क्रश हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से इससे जो है इंडस्ट्री, जो वाहनों की इंडस्ट्री है, उसको प्रमोशन मिल रहा है। नई गाड़ियां उतनी ज़्यादा खरीदी जाएंगी, उतने ज़्यादा रोजगार डेवलप होंगे। तो ये जो सरकार काम कर रही है लंबे समय को देखते हुए कर रही है, और इस सबको देखना समझना भी पड़ेगा। जैसे सार्वजनिक परिवहन की ओर जाने की बात की जा रही है, यदि ये कोशिश की जाती कि लोग निजी वाहन ना खरीदें, कम खरीदें और सार्वजनिक परिवहन पर जाएं, तो ये तो बहुत आज़ादी के बाद से किया जाना चाहिए था। यदि हमारे देश में पेट्रोल डीजल नहीं है, हमें खरीदना पड़ता है, तो हमें उन संसाधनों की तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक आधारित सार्वजनिक परिवहन जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो यदि बजट कह रहा है तो हमें समझना पड़ेगा। केवल आलोचना करने से, केवल कोसने से व्यवस्था तो नहीं बदलती। तो ये सब चीजों पे भी हमें गौर करना पड़ेगा। रोजगार के साधन बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। बिल्कुल किशन जी, बहुत सारे देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन हम बजट पर ही फोकस करके बात करें। नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर वाकई में कुछ ऐसा दिखा नहीं। ये सवाल इसलिए भी है, उम्मीद थी देखिए जो आर्थिक रूप से कमर तोड़ी गई या टूटी, लेकिन उसके बाद उसका जोड़ कहाँ होगा। वो कुछ पॉइंट्स यदि होते या आने वाले समय में हो जाएं, जल्द हो जाएं, तो शायद थोड़ी राहत लोगों को भी मिलेगी, जो बेरोजगार हैं उन्हें भी मिलेगी और कांग्रेस को भी मिलेगी। देखिए राखी जी, आत्मनिर्भर भारत, इसके तहत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया से लेकर स्किल इंडिया जैसे तमाम पहले से ही योजनाएं चला रखी हैं। नए लोगों को रोजगार मिले, वो स्वयं रोजगार दें। मतलब देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा, रोजगार माने सरकारी नौकरी नहीं। देश की आबादी का 1.5 शासकीय सेवकों का प्रतिशत होता है राखी जी। देश में 100% लोगों को शासकीय नौकरियां कोई नहीं दे सकता, दुनिया का कोई राष्ट्र नहीं दे सकता, भारत की बात छोड़िए। 1.5% लोग शासकीय कर्मचारी होते हैं आबादी का। तो आप ये देखना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी नहीं, हम नौकरी देने वाले बने। प्रधानमंत्री जी की बात में आपको लगातार ये शब्द मिला होगा कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो उन्होंने छोटे स्मॉल इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों पे ध्यान दिया। सरकार ने उसके लिए मुद्रा बैंक जैसी अलग से बैंकों को राशि उपलब्ध कराई कि ताकि लोगों को अगर रोजगार शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता हो तो बैंक ये ना कहे कि ये पैसा कहाँ से दिया जाएगा, उसके लिए अलग से प्रोविजन किया। तो इस प्रकार के बहुत ही डिटेल प्लान के साथ बजट में सारी चीजें समाहित होती हैं। तो सरकार की जो मानसिकता है वो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने, देखिए हमें एक सोचने की दिशा को भी समझना पड़ेगा। बजट तो हम समझ ही रहे हैं, पर बजट की सोच की दिशा भी समझ। आत्मनिर्भर भारत, ये शब्द क्यों आया? क्या हम नौकरियों से भारत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे? निश्चित रूप से ये संभव नहीं है। आत्मनिर्भर भारत तभी होगा कि हम छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खादी ग्राम उद्योग और जो हमारी क्षेत्रीय जो उत्पादन इकाइयां हैं, जो छोटे छोटे स्तर पर लोग काम करते हैं, स्व सहायता समूह काम करते हैं, इस प्रकार के लोगों को प्रमोट करने का काम भी सरकार करती है, जिससे स्वयं केवल वो रोजगार हासिल तो करते ही बल्कि कई अन्यों को भी रोजगार देने का काम करते हैं। सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रही है और बहुत आने वाले समय में भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत दिखेगा। भारत की छाप, इससे तो मुझे लगता है कांग्रेसी मित्र भी कभी इनकार नहीं करेंगे कि दुनिया में भारत की धाक जमी है। तो जमी है तो हम निश्चित रूप से हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं तरक्की कर रहे होंगे, तभी तो जमेगी। भारत का प्रभाव ऐसे ही तो नहीं जम जाएगा। दुनिया के जो संपन्न राष्ट्र हैं वो भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को ऐसे ही तो स्वीकार नहीं कर लेंगे। भारत हर दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा होगा, मजबूती से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा होगा, विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ रहा होगा, तभी तो वर्ल्ड के बाकी सारे देश भारत को उभरता हुआ भारत कहेंगे, कह रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी कह देते। तो इसमें तो मुझे लगता है कांग्रेस के मित्र भी स्वीकार करेंगे कि वर्ल्ड में भारत, ताकतवर भारत निकल के आ रहा है। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में काम हो रहा है, इसलिए ऐसा है। ठीक है आनंद जी, कुछ प्रमुख बातें और हैं। सिंचाई के लिए 5,000 करोड़,
इसके साथ ही आपको बता दें, वन नेशन वन कार्ड की योजना लागू करने की बात की गई है। सभी मजदूरों को ईएसआई के दायरे में लाया जाएगा। सैनिक स्कूल खोलने की बात हो रही है। एसटी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और इसके अलावा होम लोन पर छूट 2022 तक रहेगी। 75 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को एक आईटीआर जो चीजें हैं वो फाइल नहीं करनी पड़ेगी। हम इन सब चीजों को यदि आम जनता से जोड़कर देखें, देखिए करोड़ों के बजट जो विभागों के लिए है, योजनाओं के लिए, वो अलग रख दें। आम जनता से इन चीजों को लेकर जोड़ें। चाहे हम स्कूल की शिक्षा की बात करें, सिंचाई के लिए हम किसानों को जोड़ सकते हैं, मजदूरों की बात आ ही गई है, तो इन सब चीजों को यदि लें तो ये ठीक है, इंप्लीमेंट हो पाएगा। मैंने क्या बोला आपसे, हमारी मानसिकता यदि काम करने की है तो अभी हमने 6-7 साल में देखा कहीं कोई मानसिकता ही नहीं, केवल लुहावने वायदे। हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा करा, ऐसा कर। भाई जमीन पे क्या है, हम चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, लेकिन पता चल रहा कि हमारे खुदरा व्यापारी और मंझोले व्यापारी अपने दुकान बंद करने की कगार में हैं। वो आत्महत्याएं करने लगे। किसान आज फिर आत्महत्या की ओर अग्रसर है, तो हम कैसे माने। और आज किसान रोड पे खड़ा है। भाई रोड पे क्यों खड़ा है, क्या कारण है? कोई ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने उनसे बोल दिया कि तुम रोड पर जाकर खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो गए। मतलब वो खाना खाते नहीं, पानी पीते नहीं, दिमाग है नहीं उनमें, केवल एक ही कांग्रेस को बदनाम करने की। अच्छा, दूसरा ये कि 70 सालों में देश आजाद हुआ, तब कुछ नहीं हुआ, केवल 6 साल में सब कुछ हो गया। हमारा सम्मान 6 साल में बढ़ गया। पहले का इंदिरा गांधी ने 1 लाख पाकिस्तान के सैनिकों को समर्पण करवाया, वहां हमारा सम्मान नहीं बढ़ा। अभी आज अपना सम्मान बढ़ गया कि हमें चीन आंखें दिखा रहा, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा, पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा, तो हमारा सम्मान बढ़ रहा है। हम पाकिस्तान के साथ गलवैया कर रहे हैं। हमारी साथ क्या कर रहा है इसकी आप सुन ले जरा सुन ले आप क्या सुन ले ये सैनिकों का तो सम्मान है। इस देश की सैनिकों को बदौलत हम लोग सब सुरक्षित हैं। बजट पे आ जाए प्लीज। लेकिन बजट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं सब कर रहे हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन तो कहीं नहीं है। मोदी जी ने जो बोला था, कहीं उन सब चीजों को धरातल पे कहीं नहीं है। सब चीजें केवल ऊपर ही। दूसरा ये बजट सरकार बनाती है। अगर आर्थिक विश्लेषक या दूसरे हैं तो वो सरकार का बजट कहलाता है। ये हमें ये अगर बजट सफल नहीं हो रहा या उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा, ये असफलता मोदी जी की कहलाएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कहलाएगी। ये वो कर्मचारियों की नहीं कहलाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्मचारी भी आपकी नीतियों के प्रभावित होकर आपके कारण ही वो बनाते हैं, जैसा आप चाहे तो वैसा करते हैं। तो ये सब बेईमानी बात है कि हम अपना थीपड़ा दूसरा ये कि आप जो रेलवे की आपने बात करो तो रेलवे में आज ये हालात है कि जहां 20 रुपए किराया लगता था, आज वहां 100 और 200 रुपए देना पड़ रहा। तो हम गरीबों को कहां ले जा खड़ा कर रहे हैं, देश को कहां अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये सब चीजों में तो हमें कहीं कोई मतलब नहीं। आज रेल के किराया कितना देना पड़ रहा है, कहीं कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। किस तरह की हमने स्थिति निर्मित कर दी है। और उसको आज कोरोना का मामला देखो, कोरोना में कितने लोगों के साथ क्या हुआ है, लेकिन वहां कहाँ इस बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि जो लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें कम कर दी हैं, जो उनके खर्चे बढ़ गए हैं वो उनका क्या होगा, वो कहाँ ले जाएंगे उनको। हमारे सबके आसपास के ही लोग हैं, हम लोगों को भी पता है कि लोगों की तनख्वाहें कम कर दी गई, लेकिन मजबूरी में उन्हें करना पड़ा, उन्हें दूसरी कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो किस तरह से हालात आज पैदा कर दिए गए। तो इसके और मोदी जी ने जब कोरोना का वो लगाया था, उन्होंने बोला था 21 दिन के बाद, 21 दिन या 31 दिन जो भी उन्होंने बोला, 21 दिन का मेरे को ध्यान है कि हम इसके बाद हम देख लेंगे। लेकिन आज क्या हालात है। ठीक। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से इनको हमारा मैं तो ये बोलता हूँ, गांधी जी की मैंने बात बोल, गांधी जी ने एक बच्चे का गुड़ छुपाना था। अच्छा आनंद जी एक बात बताइए, आनंद जी एक बात बताइए, अगर वो ठीक है एडाप्ट करें, अगर कथनी करनी वो एडाप्ट करें, आनंद जी एक बात बताइए, करनी एडाप्ट करें तो निश्चित रूप से हम उस लाइन को और अच्छा करेंगे। हम अपनी जनता की अच्छी सेवा। एक बहुत छोटा सा सवाल, मेरा व्यक्तिगत सवाल भी और जनता की तरफ से भी एक सवाल, कि जितने भी बजट आज तक कांग्रेस ने रखे सामने या भारतीय जनता पार्टी ने रखे, जितनी भी योजनाएं कांग्रेस ने रखी और भारतीय जनता पार्टी ने रखी, ये बताइए एकदम से ऐलान करने के बाद कितनी जल्दी वो सब तक लागू हो गई या उन पर इंप्लीमेंट हो गया, धरातल पर दिख गई? बहुत सारी तो बंद हो जाती हैं, बहुत सारी शुरू ही नहीं हो पाती हैं। देखिए राखी जी, कांग्रेस जब जो बोलती है वो करती है। हो सकता है हम कुछ परसेंटेज में हो सकता है कमी रह गई, हम देखो अपनी गलती ऐसा अच्छा हुआ आपने आगे बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जितनी उन्होंने लुहावने वायदे किए थे, एक योजना सफल नहीं करी। उन्होंने बोला 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ है? काला धन लाए, कहाँ है? उन्होंने बोला कि 50 दिन बाद मैं चौराहे पे आऊंगा, किस चौराहे पे खड़े हुए? नोटबंदी के बाद कितने लोग मारे गए, और जीएसटी के बाद देख लीजिए क्या हालात है।
तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हमें पुनरीक्षण करना पड़ेगा, हमें थोपना नहीं पड़ेगा, हमें जो राजनीतिक दल है उनके साथ बैठकर चर्चा करके इन सब चीजों का हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, किशन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा जिसकी रही भावना वही बात है कि लगातार आनंद तारण जी बजट के यूटिलाइजेशन पे बात कर रहे हैं कि सही उपयोग नहीं होता है और भ्रष्टाचार होता है। तो पूरे देश को अच्छे से पता है कि राजीव गांधी जी उस समय कहते थे कि मैं 1 रुपए पहुंचाता हूं। सुनिए ना मेरी बात सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सुनिए, आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि मैं 1 रुपए पहुंचाता हूं और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, तो 85 पैसे का भ्रष्टाचार कांग्रेस करती थी। कैसी बात कर रहे हो? 85 पैसे का भ्रष्टाचार कांग्रेस शासनकाल में होता था बजट का, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। 85 पैसे, अगर 1 रुपए में 85 पैसे कांग्रेस खाती थी तो आप स्वीकार करिए ना। भ्रष्टाचार में जेल गए, चलिए, मुझे ऐसा लगता है बजट पर आनंद जी और किशन जी, प्लीज देखिए, बजट पर बात हो रही है, कितना इंप्लीमेंट होगा वो आगे हो जाएगा। आज ही तो ऐलान हुआ है, आज ही सबके सामने आया है। जो अच्छा है जो बुरा है, सबको अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लड़िए मत प्लीज। देखिए, लड़ने के लिए तो बजट नहीं है कि लड़ाई झड़ाई हो जाए। देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बात है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो भी है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। रोजगार को लेकर भी सोचा जाना चाहिए। हर सरकार जो पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो ये सारी बातों को उठाती है और उनका ये एक अधिकार होता भी है। कुछ कहना चाह रहे हैं किशन जी? जल्दी से। कह रहा था राखी, देखिए कि आदिवासी स्कूल खोले जा रहे हैं, सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के 135% राशि की वृद्धि की जा रही है, मगर हमारे मित्र इन सब की बातें नहीं करेंगे। देखिए, पेंशन धारियों को राहत दी गई है, 75 साल से ऊपर वालों को कोई टैक्स फॉर्म नहीं भरना है, MSP 1.5% बढ़ा दिया, 1000 नई मंडी खोली जा रही है, तो आप इनको नहीं सिखा रहे। देखिए, सावन के अंधे को हरे हरा दिखता है। आप जो हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे ना। किसान नहीं, खालिस्तानी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम कर रही है कांग्रेस किसानों की आड़ में। चलिए, विषयांतर होंगे, अब मैं बोलने नहीं दूंगी। एक बात समझ में आती है कि एक को यदि सराहना करनी है तो दूसरे को कटाक्ष करना है, ये बात क्लियर होगी। देखिए, समय की सीमा है। आलोक जी, दोनों पक्षों को आपने सुन लिया। आम जनता से जुड़ी हुई मैंने 3-4 बातें रखी थी, एक बार फिर से बता दूं। सिंचाई के लिए हम किसानों से जोड़कर देखें तो वो भी है, उन्हें 1.5 गुना देने की बात, ज्यादा देने की बात भी हो रही है। मजदूरों की बात हो गई है कि उन्हें ESI के दायरे में रखेंगे। 1 नेशन 1 कार्ड की बात होती है। स्कूल शिक्षा की भी बात हो रही है, स्वास्थ्य की भी बात हो गई। आम जनता को बार बार ये बात मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि देखिए, जो करोड़ों के बहुत बड़े बड़े बजट आते हैं वो इंप्लीमेंट होने में, धरातल तक पहुंचने में समय लगेगा। जैसे कि खुद आनंद जी भी कह रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, विकास होता है, बन चुके हैं, लेकिन उनमें सुविधाएं नहीं मिलती। तो उस ओर भी हमें लगता है ध्यान दिया जाना चाहिए। जितना भी पैसा, जितना भी बजट आता है, उनमें भी लगाया जाए ताकि वो सही से इंप्लीमेंट हो, तब उसका फायदा लोगों को मिलेगा। बिल्कुल राखी जी, और इस बात से हम सहमत हैं कि बहुत सारी योजनाओं को जमीन पर उतरने में समय लगता है, लेकिन इस बजट में हमें एक बात बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी कि ये बजट पूंजीवाद की तरफ बढ़ता हुआ बजट है। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के असफलता के कारण बना हुआ बजट है। तो आपको ये बार बार जो कांग्रेस के साथी लोग बात करते हैं, वो उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की कल्पनाओं की बातें करने लगते हैं जो कभी सोची जाती थी, जो कभी नहीं साकार हो पाई। लेकिन भाजपा के साथ में भी प्रॉब्लम यह है कि भाजपा घोषित रूप से यह नहीं कह रही है कि हम कैसे इकोनॉमिक चेंज लेके आ रहे हैं। तो भाजपा जो है दुविधा में पड़ी हुई है। भाजपा को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम देश की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। यदि हमने किराया बढ़ाया है रेलवे के, तो किराया लोग पे करने की स्थिति में आ जाए, हम उनका वेतन इतना बढ़ा दें, उनको भत्ते इतने बढ़ा दें, उनको इतने प्रावधान कर दें, ये सब की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। और जब तक आप ये स्पष्ट नहीं करोगे तब तक ये भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। कांग्रेस हमेशा कहती रही किसानों को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। अरे भाई, किसान के बारे में ये नहीं बोलते हो आप कि किसान अपनी मनमर्जी से सामान बोता है, अनाज को बोता है और फिर कहता है हमसे खरीद लो। और सरकार के पास में उस गेहूं का या उस धान की खपत की व्यवस्था नहीं है, वो खरीद के रख लेती है, वो सड़ता है और नीलाम करना पड़ता है सस्ते में, जिसकी कीमत आम जनता को उठानी पड़ती है। तो महंगाई बढ़ने की एक वजह है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जो असफल हो चुकी है। हम वो छोड़ के अब आगे बढ़ चुके हैं। हमें अब उस धारणा की वो बार बार उन बातों को दोहराव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्याणकारी राज्य कभी नहीं होगा
अब हमें देश की जनता को इतना सक्षम बनाना है, इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि वो अपने आप इन सुविधाओं की कीमत दे सके, किराया दे सके और दूसरी चीजों पे भी खर्च कर सके। तो ये जो दिशा है, इकोनॉमिक चेंज है, ये देश में आ चुका है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए बजट को हमें इस नजरिए से देखना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि इंतजार था बजट का, वो हमारे और आपके सामने आ चुका है। बहुत सारी चीजों पर फोकस किया गया है। देखिए, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ असहमत भी होंगे, लेकिन जितनी भी बातें रखी गई हैं उन्हें सही समय पर धरातल पर लाया जाए। जितना भी करोड़ों का बजट है उसका इंप्लीमेंट सही तरीके से हो जाए और कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए, जनता खुश होनी चाहिए, जनता के लिए सोचा जाना चाहिए। बस इतनी सी बातें हैं। फिलहाल बजट पर चर्चा हो रही थी, लगातार तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।